वनभोज और समाज मिलन समारोह के माध्यम से जो ज्वलंत मुद्दा है समाज का, दहेज प्रथा, और शुरुआत करते हैं कि समाज में दहेज प्रथा का दुष्परिणाम, क्योंकि विषय यही है तो इस पर तो बोलना ही है। अब आते हैं आज इस विषय पर कि भाई दहेज प्रथा आखिर क्यों बढ़ा। पहले तो इसमें चूंकि अन्य जातियां भी हैं और अन्य जातियों में भी दहेज प्रथा का सिस्टम है, ऐसा नहीं है, अन्य जातियों में भी दहेज प्रथा है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं आपको। आज के डेट में यदि कोई आर्मी वाला लड़का मिले, सीआरपीएफ बीएसएफ वाला लड़का मिले, तो उसकी कीमत कितनी लगाई जाती है? तो कीमत ही कहेंगे, बिकता ही तो है, और क्या कहें। कितनी लगाई जाती है? 25 लाख 30 लाख, इससे कम तो नहीं होगा। 20 लाख कम से कम होगा। आप समझिए 2002 में मैं भारतीय सेना में भर्ती हुआ था, मैं भी सिपाही था, और उस समय मेरी कीमत लगाई गई थी 2.5 लाख रुपए। और मेरे साथ किसी जाति का नाम नहीं लूंगा, लेकिन अन्य पिछड़े जाति से 2 लड़के और भर्ती हुए थे, उनकी भी शादी हो रही थी उसी साल। हमने उनसे पूछा कि आपको कितना दहेज मिल रहा है? बोला आपसे 50,000 कम। 2002 की बात, मतलब एक उदाहरण के लिए बता रहा हूं, 2002 में, और ये बात सत्य भी है। 2002 में मेरी नौकरी हुई और 2003 में शादी हो गई। भूमिहार के लड़कों की तो नौकरी हो, शादी तो तुरंत हो जाती है। 2002 में नौकरी हुई, 2003 में शादी हो गई, 2.5 लाख दहेज मिला। और एक दूसरे वर्ग के थे, पिछड़े जाति से थे, उनको 2 लाख मिला। लेकिन आज यदि कोई सिपाही की नौकरी कर रहा हो हमारे समाज का लड़का, उसकी शादी 20 लाख से कम में नहीं होगी। और पिछड़े समाज का कोई व्यक्ति यदि उस तरह का सिपाही की नौकरी कर रहा है, तो आज उसकी शादी 5 लाख 6 लाख में हो जाती। आखिर इतना गैप कैसे हो गया? ये इतना गैप हमारे बड़बोलेपन के कारण हुआ है। हम बेटा का दहेज लेते हैं 10 लाख, बेटा नौकरी करता है सिपाही में, पड़ोसी पूछेगा कितना लिए, तो हम बोले 12 लिए हैं। 2 बढ़ा के बोलेंगे, उसमें हमारा बड़प्पन नजर आता है हमको। अब वो पड़ोसी का बेटा बेशक 5 साल कुंवारे रह जाएगा, लेकिन अगर उसका बेटा सिपाही में होगा तो 12 से कम में नौकरी नहीं करेगा, शादी नहीं करेगा। आप जमीन का ही हालत देख लीजिए, बोकारो में, धनबाद में, रांची में, जहां भी आपके समाज की बहुलता वाला क्षेत्र है, वहां जमीनों की कीमत देख लीजिए और दूसरे इलाके में देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। जमीन लिए हैं 10 लाख रुपए कट्ठा, पड़ोसी पूछा कैसे लिए, बोले 15 का लिए। ये दिखावा करने में इसको ज्यादा अच्छा लगता है। भीतर का अहंकार की तुष्टि होती है, उनके भीतर की अहंकार की तुष्टि। तो भैया हम जिनको सुनाना चाहते हैं दहेज प्रथा पे, उनकी उपस्थिति तो यहाँ बहुत कम है। अब जितने शादीशुदा लोग हैं, इनको दहेज न ले सुनाकर क्या करेंगे? यहाँ युवाओं की उपस्थिति कम है। युवा मतलब वो नेतागिरी वाला युवा नहीं, नेतागिरी में तो 60 साल की उम्र वाले भी युवा नेता कहे जाते हैं। बहुत सारे ऐसे देखा होगा आपने, 60 साल की उम्र हो गई, युवा नेता कहे जा रहे हैं। नौजवान, नौ मतलब नया नया जो अभी जवान हुआ है, यानी 40 से नीचे तक को मान लिया जाएगा, उनकी उपस्थिति इस सभा में कम दिख रही है। एक कारण यह भी है कि भाई युवाओं को जागरूक होना पड़ेगा। आप बुजुर्गों के कंधों पर नहीं रख सकते समाज के उत्थान की जिम्मेवारी, उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं। और कौन नौजवान बिना दहेज का शादी कर सकता है? क्योंकि हम यदि लड़के के पिताजी को बोलेंगे कि आप अपने बेटे की शादी बिना दहेज लिए कर दीजिए, तो तुरंत जवाब देंगे कि बेटी की शादी में 20 लाख दे रहे थे तो आप उस समय मना करने आए थे। पिताजी को नहीं समझाया जा सकता। समाज के वैसे युवा जो अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं, चाहे नौकरी कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, या जो भी कर रहे हो, उनको साड़ी और चूड़ी और टिकुली के लिए पिताजी से पैसा नहीं मांगना पड़े। वो खुद में सक्षम हो, वो अपने पिताजी के आंख में आंख डालकर कहे कि पिताजी, यदि आपको दहेज लेना है
तो मैं नौकरी करके व्यापार करके आपको उतने पैसे आपको लौटा दूंगा, मैं खुद दे दूंगा, लेकिन मुझे समाज के किसी गरीब बच्ची का कायाकल्प करने दीजिए। ये जब तक समाज का नौजवान ये बात नहीं कहेगा, तब तक समाज से ये कुरीतियां समाप्त नहीं होगी। और ये वो नौजवान कह सकता है जो अपने पिताजी पर डिपेंड नहीं है कि भैया हमको पत्नी के पर्स के लिए पिताजी से पैसा लेना है। ये वही नौजवान कह सकता है जो अपने पैरों पर खड़ा हो। और अपने पैरों पर कौन खड़ा होगा? जो पढ़ा लिखा होगा, जो शिक्षा पर ध्यान देगा। नहीं तो नौकरियां तो और भी हैं। आप दिल्ली चले जाइए, आप बॉम्बे चले जाइए, आप सूरत चले जाइए, आप पंजाब चले जाइए और उनके सिक्योरिटी गार्ड वाला ऑफिस का जरा रजिस्टर उठाकर देखिए। यदि 100 सिक्योरिटी गार्ड का उसमें नाम लिखा हुआ है तो उनके टाइटल के पीछे 90 टाइटल के पीछे शर्मा, सिंह, तिवारी, चौधरी, महथा लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। तो नौकरी तो ये भी है, सिक्योरिटी गार्ड की भी है, क्योंकि शिक्षा से आप दूर भागते जा रहे हैं। आप मानिए या नहीं मानिए, शिक्षा के क्षेत्र में आपका पतन हुआ है। और शिक्षा का मतलब कतई नौकरी लेने से नहीं होता है। शिक्षा का मतलब होता है ज्ञान अर्जित करना। अभी शिक्षक संघ के अध्यक्ष जी यहाँ पर ये बात कह रहे थे, हमको बड़ा अच्छा लगा। शिक्षा का मतलब होता है ज्ञान अर्जित करना, नौकरी पाना नहीं। शिक्षा आपके पास है तो नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला आप बन सकते हैं। आपका बच्चा यदि शिक्षित रहेगा तो दुनिया के किसी भी कोने में रहेगा, अपने ज्ञान के प्रकाश से आसपास के क्षेत्र को प्रकाशित रखेगा। उसको 2 वक्त की रोटी के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। तो आज जितने लोग आए हैं, बाकी कोई संकल्प लेकर जाए या न जाए, लेकिन एक संकल्प लेकर जरूर जाइए कि चाहे मुझे अपने शरीर का कपड़ा तक बेचना पड़ जाए, लेकिन हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा जरूर देंगे। एक ये संकल्प लेकर जरूर। तो दहेज मुक्त शादी के लिए, जैसे अभी इस सभा में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, इसमें कई लड़की के पिता होंगे, कई लड़के के पिता होंगे, कईयों को बच्चियों की शादी करनी होगी, कई बच्चों को शादी करनी होगी। हम गया के बोध गया विधानसभा अंतर्गत फतेहपुर में कार्यक्रम कर रहे थे, 5-6 हजार लोग थे उसमें। हमने पूछा इसमें जरा हाथ खड़े कीजिए, कौन कौन लोग चाहते हैं कि दहेज प्रथा समाप्त हो जाए। तो उसमें कई लोग को देखे जबरदस्ती उठवा रहे हैं लोग, भाई आप भी उठाइए। कुछ लोगों ने हाथ उठाया, कुछ लोगों ने नहीं उठाया। कारण जानते हैं क्या है? हर लड़की का बाप चाहता है कि दहेज प्रथा समाप्त हो जाए और लड़का का बाप चाहता है कि हमारे बेटवा के ब्याह हो जाए उसके बाद समाप्त हो। कैसे समाप्त होगा? कैसे समाप्त होगा? और विरोध तो घर में ही झेलना पड़ेगा। जब सती प्रथा भी समाप्त हो रहा था तो विरोध घर से ही झेलना शुरू हुआ था, लेकिन आज सती प्रथा है क्या? नहीं है। इसी प्रकार से ये कोड है। आप समझिए कि जिनकी 4-4, 5-5 बेटियां हो, कमाई का कोई स्रोत न हो, आज भले ही आप जमींदार अपने आप को कहते हो या छाती फुलाकर चलते हो कि हम तो बड़का जमींदार हैं, लेकिन सच्चाई ये है हम भी 12 वर्षों में 4000 से अधिक भूमिहारों के गांव में गए, बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में। ये सच्चाई बता रहे हैं कि आप जमींदार तो थे ही नहीं, जमींदार तो गिने चुने 2-4 लोग होंगे। आप किसान थे, लेकिन आज आपकी स्थिति यह है कि 80% आपकी आबादी किसान कहलाने के लायक नहीं, वो मजदूरों की श्रेणी में आ गई। और ये ताली बजाने का विषय नहीं, ये सोचने का विषय है। आपको सोच बदलना होगा। यहां से जमींदारी नहीं निकल रही। स्थिति ये हो गई कि अभी खा रहे हैं, शाम के टाइम में सब्जी मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका ठिकाना नहीं है, लेकिन यहां से जमींदारी नहीं जा रही। इसको निकालना पड़ेगा। तो बताइए कि जिनकी 4-4, 5-5 बेटियां हो और कोई इनकम का स्रोत न हो और बेचने के लिए अब खेत भी न बचा हो। हमने जो मजदूरों की श्रेणी में आपको डाला, आपकी आबादी के 80% हिस्सा को, वो इसलिए डाला क्योंकि सरकार के द्वारा किसानों की श्रेणी में वही लोग आएंगे जिनके पर बच्चे के हिस्से में 1.5 एकड़ जमीन पड़ता हो।
आप सर्वे करके अपने गांव में देख लीजिए कितने ऐसे परिवार हैं जिनके प्रत्येक बच्चों पर 1.5 एकड़ जमीन हिस्सा पड़ता है। 90% आपकी आबादी, 80-90% आपकी आबादी मजदूरों की श्रेणी में आई है। अब बताइए, जिनके पास जमीन भी नहीं हो बेटी की शादी करने के लिए, वो अपनी बेटी का हाथ किसको पकड़ाएगा? किसको पकड़ाएगा? तो थोड़े थोड़े से प्रयास है। जैसे हम लोग दिल्ली में ये बात रख रहे थे दहेज प्रथा वाली, तो वहां एक सज्जन सुन रहे थे, उनके 2 बेटे आईआईटी इंजीनियर थे। उन्होंने उसी समय मंच से आकर घोषणा की कि मैं आशुतोष जी की बात से प्रभावित होकर अपने दोनों बेटों की शादी दहेज मुक्त करने की घोषणा करता हूं। और अगले साल फिर वो कार्यक्रम में आए। प्रत्येक वर्ष हम लोग होली मिलन समारोह करते हैं, इस बार भी कर रहे हैं। 2 तारीख को आपको अर्जनगढ़ मेट्रो के पास में आया नगर में, वो अगले वर्ष आकर घोषणा की है कि एक बच्चे की शादी हमने पिछले वर्ष घोषणा की थी बिना दहेज का किया, और एक बच्चे की शादी अगले वर्ष बिना दहेज की करूंगा। छपरा का एक व्यक्ति सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़का बेंगलोर में काम करता है, और उसने अपने कार्ड पे छपवाया कि आशुतोष जी की बातों से प्रभावित होकर मैं दहेज मुक्त शादी कर रहा हूं। और अपने पिताजी से झगड़ा करके, बहस करके, उनके मामा जी उदाहरण थे, बोले इनके पिताजी कह रहे थे कि दहेज लेना है, ये बोले अगर दहेज लेना है तो मैं शादी नहीं करूंगा। तो थोड़ी देर के लिए यदि पिताजी के समक्ष भी आंख उठाकर बोलना पड़े, वैसे तो पिताजी के समक्ष नहीं बोलना चाहिए, लेकिन किसी गरीब की बच्ची का कल्याण करना हो तो ये पाप नहीं होगा, ये पुण्य का काम होगा। आप पिताजी के समक्ष में बोल सकते हैं। तो आपको भी संकल्प, मान लीजिए युवा तो संकल्प लेंगे ही जो समाज के प्रति सोच रखते हैं, लेकिन वैसे लोगों को भी संकल्प लेना होगा। अच्छा, वैसे लोगों को भी संकल्प लेना होगा जिनके हृदय में समाज और उस तरह की बच्चियों के प्रति प्रेम हो। तो वो लोग आकर खुलकर कहें, जैसे मेरे 2 बेटे हैं, मैं इस मंच से आज घोषणा करता हूं कि दोनों बेटे की शादी दहेज मुक्त करूंगा। वैसे आप लोगों को भी इस तरह की घोषणा करनी चाहिए। अरे दहेज का पैसा रहता थोड़ी है, किसी का पैसा देखेंगे दहेज दिया और बैंक में रख दिया, जो जितना दहेज देगा उतने हिसाब से उसको खर्च करना पड़ता है। वो लड़की वाला बोल बोल के करवा देता है कि इतना दहेज लिए, इस तरह की व्यवस्था की है आप, तो आपका भी नहीं रहा, उनका भी नहीं रहा। ले गया कौन? न टेंट वाले आप है, न पंडाल वाले आप है, न माइक वाले आप है, न नाचने वाले आप है, न गाने वाले आप है, ले गया कोई। ये समझना पड़ेगा भाई साहब।